मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पाठ्यक्रम का अर्थ और उसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व को हमने अब तक देखा था कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकताएं हमको होती है या हम करिकुलम या पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, हम इस चीज को अभी तक समझ रहे थे। उसमें हमने पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व को देखा था। अब इस आधार पर इसके बाद अब हम देखेंगे, वो देखेंगे हम पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, इतिहास पाठ्यक्रम के आधार। इतिहास पाठ्यक्रम के आधार। किन आधारों पर इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है या इतिहास पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन से आधार होने चाहिए या उन आधारों को ध्यान में रखकर इतिहास का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण एक शिक्षक के लिए समझना बहुत जरूरी है कि किन उद्देश्यों को लेकर, किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, किस आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपना शिक्षण जो प्रक्रिया का निर्माण करता है उसको एक प्रभावी और अच्छे ढंग से निर्माण कर पाता है और अपनी प्रस्तुति जो है वो उतनी ही प्रभावी उसकी हो सकती है। तो इसलिए है पाठ्यक्रम के आधार। अब हमें इस चीज को समझना है, तो सबसे पहला जो आधार इसमें आता है वो है ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार यानी कि इसके अंतर्गत जब भी इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें ऐतिहासिक निश्चित है कि इतिहास क्या है, जो भूतकाल के बारे में या मानव विकास के अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, अर्थात कि अतीत की घटनाओं, अतीत की घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कि वर्तमान में जो अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझने में, वर्तमान को समझने में सहायता मिल सके, इसी उद्देश्य से इसको इस वजह से ऐतिहासिक आधार का निर्माण, क्योंकि इतिहास है ही अतीत की जानकारी है, तो इसी अतीत की घटनाओं को अगर इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो ये तो स्पष्ट है कि इतिहास जो एक अपनी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता यही है कि जो अतीत की घटनाओं को संकलित रखता है। तो सबसे पहले तो इस विशेषता का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि अतीत की घटनाओं के बारे में जितना यहाँ पर लिखा जाता है उसके आधार पर वर्तमान की परिस्थितियों को समझना आसान होता है, या वर्तमान में जो एक हमारे पास पुराने अनुभव हैं तो उन अनुभवों के आधार पर वर्तमान की जो योजनाएं हैं, वर्तमान के प्रक्रिया को या घटनाओं को समझना आसान होता है, या योजनाओं को निर्मित करना आसान होता है। इसीलिए अतीत की जो ऐतिहासिक आधार है उसका ध्यान रखा जाता है या उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार है, इसमें व्यक्ति भिन्नता, व्यक्ति के स्वभाव, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जितने भी मनोवैज्ञानिक आधार हैं, वो मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से हैं? वैयक्तिक भिन्नता,
रुचि, योग्यता, क्षमता आदि सारी चीजें और भी जो है वो सभी कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालक पर डालते हैं। यानी कि बालक कुछ भी सीखता है, कुछ भी ग्रहण करता है, अर्जित करता है, उसमें उसकी रुचि, योग्यता, उसकी क्षमता होगी, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हर व्यक्ति के रुचि, योग्यता, क्षमताएं भिन्न होती हैं, उनको ग्रहण करने की क्षमताएं अलग अलग होती है, स्मरण शक्ति सबकी अलग अलग होती है, किसी भी चीज को समझ लेने की जो ग्रस्पिंग पावर है वो भी सबकी अलग अलग होती है। ऐसे में ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं इनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि सभी बालक को, हर बालक जो व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं आपस में रखते हैं, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसीलिए पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय इन आधारों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या है? तो दार्शनिक आधार को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दार्शनिक आधार, दर्शन के आधार पर जितने भी इसके पक्ष हैं उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आदर्शवाद, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होगा? इसमें साहित्य, कर्मशास्त्र, और तीसरा है नीति शास्त्र। ठीक है, यानी कि आदर्शवाद के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जैसे साहित्य आ जाता है, क्योंकि जितनी भी आदर्शात्मक विवेचनाएं हैं वो साहित्य के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित की जा सकती। कर्मशास्त्र यानी कि कर्म क्या होना चाहिए, किस तरह के कर्म किए जाने चाहिए, और नीति शास्त्र यानी कि क्या नीति और क्या मूल्य होने चाहिए। इन आधारों पर मनुष्य के क्या उच्च जीवन मूल्यों का निर्माण हो सकता है। एक चीज, दूसरी चीज आती है संतुलन। संतुलन का निर्माण होता है, और तीसरा है जीवन यापन। ठीक है, आदर्शवाद के आधार पर हम मनुष्य में जो आदर्शवादी विचारधाराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम साहित्य, कर्मशास्त्र, नीति शास्त्र के माध्यम से जो ज्ञान है, जो विचारधाराएं हैं उनका हस्तांतरण हम करते हैं। अर्थात इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण का जो आधार है वो दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर आदर्शात्मक देखा जाता है तो आदर्शात्मक में चूंकि इतिहास, विज्ञान और कला दोनों है। कला क्यों है? क्योंकि यह जो भी तथ्य हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसका वर्णन साहित्यिक आधार पर हम करते हैं। तो यानी कि साहित्यिक विशेषता, यानी कि उसमें साहित्यिक व्यवस्थाओं को या साहित्यिक आधार पर जो सूचनाएं हैं या साहित्यिक तरीके से सूचनाओं का उसमें संकलित किया जाता है। फिर कर्मशास्त्र, क्योंकि जो कुछ कर्म किए गए हैं या जो कुछ कर्म किए जाते हैं वो क्या है, उनका अनुभव क्या है, वो किस तरह से हमारे को भविष्य के लिए एक सतर्कता प्रदान के लिए निर्देश देते हैं, आगे बढ़ने की जो अनुभव है वो प्रदान करते हैं। फिर नीति शास्त्र यानी कि नीतियाँ क्या होनी चाहिए। यानी कि इतिहास के पाठ्यक्रम के निर्माण में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसके आधार पर एक उच्च जीवन मूल्यों की जो अपेक्षा की जाती है, किसी भी पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो उच्च जीवन के मूल्यों को स्थापित करना है। तो यहाँ पर ये बात भी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि पाठ्यक्रम के जो दार्शनिक आधार हैं उसमें आदर्शवाद में के माध्यम से उच्च जीवन मूल्यों का विकास किया जा सके, क्योंकि बालक के लिए उच्च जीवन मूल्यों का होना बहुत अनिवार्य, तभी एक प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण उसका हो सकता है। उसके बाद आता है संतुलन। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी क्रियाकलाप में, किसी भी संप्रेषण में, किसी भी
हर क्षेत्र में संतुलन का होना अनिवार्य है। जैसे कि हम भोजन लेते हैं, तो भोजन में भी असंतुलित अगर भोजन है तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संतुलित भोजन का होना अनिवार्य है। वैसे ही जीवन के प्रत्येक पक्ष में संतुलित क्रिया का होना बहुत अनिवार्य है। तो इसके माध्यम से पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक संतुलन का होना और एक बालक संतुलन को कैसे अपना सकता है, संतुलित जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसके लिए उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। और फिर जीवन यापन कैसे होता है, यानी कि आदर्शात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने का क्या तरीका है, संतुलित अपने आप को संतुलन रखने का क्या तरीका है, उच्च जीवन के आदर्श क्या हो सकते हैं, इनकी सूचनाएं या उनके बारे में प्रशिक्षण या जानकारी बालक को दी जा सकती है। उसके बाद आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से या प्रकृतिवादी जो आधार है, उस आधार पर जब हम बात करते हैं तो इसमें रहता है स्वाभाविक विकास या स्वतंत्रता। स्वाभाविक विकास या स्वतंत्रता, यानी कि एक बालक के विकास में स्वाभाविकता का होना बहुत जरूरी है। बालक जैसा है, एक कहना चाहिए कि बनावटी विकास बालक को कतई आगे नहीं ले जा सकता है। वो किसी को देखकर और केवल उसकी नकल करके उसी प्रकार के क्रियाकलाप करता है। जैसे कि अमूमन कई बच्चों को हमने देखा है कि किसी हीरो या हीरोइन के वो बहुत ज्यादा फैन होते हैं, उनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, तो वो उन्हीं की क्रिया कर, उन्हीं के तरीके से, उनके तरीके से बोलना, चालना, बात करना, व्यवहार करना, बाल बनाना, कपड़े पहनना, हर कुछ उनके तरीके से करना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब वो चीज उनके स्वाभाविक व्यवहार के का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। जब वो चीज स्वाभाविक व्यवहार का हिस्सा नहीं है तो निश्चित है कि वो एक बनावटीपन बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित व्यक्तित्व की बजाय अप्रभाविता का प्रभाव दिखाई बढ़ने लगता है। इसीलिए आवश्यक है कि बालक के विकास में उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वो अपनी रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुसार जो उसका प्राकृतिक व्यवहार है उसी के अनुसार उसे बढ़ने का, विकसित होने का अवसर प्रदान होना चाहिए। अर्थात इस पाठ्यक्रम के आधार पर इस तरह का पाठ्यक्रम हो जो बालक को सीखने के लिए स्वतंत्र व्यवस्थाएं प्रस्तुत करे या बालक को सीखने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करे, उसे किसी निश्चित सीमा के अंदर बांधकर सीखने पर मजबूर न करे। अगली बात आती है यथार्थवाद। यथार्थवाद के अनुसार बौद्धिक जगत को समझना। यानी कि पाठ्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि बालक भौतिक जगत को समझ सके। पाठ्यक्रम का आधार जो है, दार्शनिक आधार में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यथार्थता का स्थान होना चाहिए, यानी कि बालक जो भौतिक जगत है उसको समझ सके, उनकी आवश्यकता, उनकी उपयोगिता को वो समझ सके और उसी के अनुकूल उनका उपयोग वो कर सके। अगली जो इसमें आगे बात प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या कहता है? पाठ्य सहगामी पाठ्य सामग्री पर आधार नहीं। प्रयोजनवाद यानी कि केवल एक सैद्धांतिक आधार है, विषय वस्तु उस पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रकार का हो कि जिसमें बालक को स्वयं कुछ करके अनुभव प्राप्त हो सके। अब यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि इतिहास में ये कैसे संभव है कि बालक एक जो पाठ्य सामग्री है केवल उससे हटकर या केवल एक सैद्धांतिक विचारधारा है उससे हटकर कुछ प्रायोगिक कार्य करे या कुछ क्रियात्मक कार्य करे। ये चीज इतिहास में कैसे संभव है? मानते हैं कि इतिहास एक सैद्धांतिक विषय है, उसके अंदर प्रयोगात्मक क्रियाएं, गतिविधियां नहीं, लेकिन उसको बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कि गतियात्मक या गतिविधि के आधार पर बनाई जा सकती है। जैसे कि किसी चीज से संबंधित सूचना उसको एकत्रित करें, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सारी घटनाएं हैं, तो
निश्चित है कि उनका प्रयोगात्मक स्वरूप हमारे सामने नहीं होगा, केवल जो सैद्धांतिक था हम उसी को पढ़ते, लेकिन उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित, क्योंकि आप जो पढ़ाएंगे वो एक पुस्तक से पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि एक पाठ्य पुस्तक है। ये पुस्तक कौन सी है? पाठ्य पुस्तक है। यानी कि आपने बालक को केवल एक पाठ्य पुस्तक या एक पुस्तक से ज्ञान प्रदान या सूचना प्रदान की है, जानकारी प्रदान की है। अब जो प्रयोजनवाद की बात करते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार कि कुछ क्रियात्मक अनुभव, अब यहाँ पर एक सैद्धांतिक जैसे स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित हुई, जो भी घटनाक्रम चला, उसका हमारे पास सैद्धांतिक ही ज्ञान होता है। हम इसका प्रायोगिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसी घटना या वैसे आंदोलन अब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं। लेकिन उस समय जो घटनाएं घटी थी, जो आंदोलन हुए थे, उनको केवल हम पढ़ सकते हैं। अब केवल एक पाठ्य पुस्तक के अंदर जितनी सूचनाएं संभव है उतनी उसके अंदर दी जाती, लेकिन अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं, अधिक जानकारी, अधिक जानकारी की बात जहां आती है कि बालक को अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये उसका एक प्रयोगात्मक पक्ष होगा या प्रयोजनवाद की जो है विचारधारा, उसका उपयोग यहाँ हो सकता है, क्योंकि बालक अधिक जानकारी के लिए संदर्भ ग्रंथों का उपयोग करेगा। संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत वो जितनी सूचनाएं इसमें दी गई हैं उनको संकलित करेगा, उनको पॉइंट वाइज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे करके वो लिखता चला जाएगा, और फिर यहाँ जो बताया गया है इन दोनों के बीच वो तुलना करेगा, उनमें जांच करेगा कि जो कुछ यहाँ दिया गया है उसको किस प्रकार। तो कहने का मतलब कि जो पाठ्यक्रम का आधार निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि जहाँ पर सैद्धांतिक है वहां पर भी एक क्रियात्मक पक्ष उसका कैसे निर्मित किया जा सकता है। यानी कि आदर्शात्मक दार्शनिक आधार के अंतर्गत जो दर्शन की जितनी भी घराने पक्ष है, तथ्य भाग है, उनके आधार पर पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम के अंतर्गत उससे संबंधित समस्त विचारों को संकलित या उन विचारों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हम कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो या बालक को एक तार्किक चिंतन की जो आवश्यकता है वह उसको निर्मित हो सके। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी होगा जब उसमें इस प्रकार के दार्शनिक विचारों का निर्माण हो सकेगा या दार्शनिक विचारों को उसमें स्थान दिया जाए। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला आधार जो आता है वो वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार क्या कहता है कि वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं हैं वे सूचनाएं सबसे पहले तो क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी कि इन सूचनाओं को मतलब क्रम के आधार पर ही कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी, यानी कि एक निश्चित क्रम के आधार पर सूचनाओं या विषय वस्तु का संकलन किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो इसके अंतर्गत आती है वो निश्चित तथ्यों के आधार पर, निश्चित तथ्यों के आधार पर सूचनाओं को संकलित किया जाना चाहिए, यानी कि ये प्रामाणिक होने चाहिए, क्योंकि विज्ञान यही कहता है। वैज्ञानिक आधार में क्या है? क्रमबद्धता का होना आवश्यक है, प्रामाणिक तथ्यों का होना आवश्यक है, यानी कि जितनी भी विषय वस्तु का संकलन उसमें किया जाता है उसमें ये जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन दृष्टिकोण के आधार पर ही सूचनाओं का संकलन किया जाना चाहिए या विषय
किया जाना चाहिए। अर्थात कि वैज्ञानिक आधार पर जो है वो क्रमबद्धता है, निश्चित तथ्यों का है, प्रमाणित तथ्यों का है और इनकी जांच संभव है। जांच संभव कैसे होगी? क्योंकि अब आप ये कहोगे कि जो घटनाएं जैसे स्वतंत्र संग्राम के अंतर्गत जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जैसे जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई, अब वो दोबारा तो नहीं घटित हो सकती ना, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि जितनी बार प्रयोग करोगे उसका एक ही परिणाम आएगा। अब इतिहास में हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अब जलियांवाला बाग है तो जहां जलियांवाला बाग है उस स्थान विशेष का आप जाकर देखें तो आज भी वो सभी अवशेष या उसके जो प्रमाण हैं वो भी आज भी वहां यथावत दिखाई देते हैं। अर्थात कि वो एक उन प्रामाणिक तथ्य है, प्रामाणिक तथ्य है जिसकी की आसानी से जांच की जा सकती है कि ऐसी घटना कुछ घटित हुई थी, क्योंकि आज भी वही सकरा रास्ता वहां पर है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि वहीं पर अंग्रेज सेना आकर उसने फायरिंग शुरू की थी, जो ये वहां लोगों का निकल पाना संभव नहीं था। इसीलिए ये इन चीजों को हम आसानी से आज भी जांच परख सकते हैं। अगला आधार जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है सांस्कृतिक आधार। अमूमन ये माना जाता है कि इतिहास के अंतर्गत जितनी भी घटनाओं का संकलन किया जाता है, जितनी भी घटनाएं लिखी जाती हैं, वे सभी राजनीति से प्रेरित होती हैं, यानी कि वे सभी राजनीतिक आधार पर घटित घटनाओं का संकलन होता है। अर्थात कि इसमें सांस्कृतिक पक्ष का कोई स्थान नहीं होता है। अधिकांश रूप से जो स्थान दिया जाता है, जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, वो राजनीतिक आधार पर घटित घटनाओं को संकलित किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक घटनाओं, राजनीति से प्रेरित घटनाओं से, घटित घटनाओं से संबंधित तथ्यों को उसमें संकलित किया जाता है, लेकिन उनके पीछे जो एक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं न कहीं कारगर होती हैं या वो भी कहीं न कहीं कार्य अवश्य करती हैं। अर्थात कि जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई वो एक मूल पक्ष के साथ, इनके केवल एक राजनीतिक ही नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे अन्य पक्ष भी होते हैं जो कि इस घटना को बढ़ाने में अपना कारगर होते हैं या कार्य कर रहे होते हैं। इसीलिए उसके अंदर एक सांस्कृतिक पक्ष भी सम्मिलित होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि इतिहास हमारे प्राचीन कहना चाहिए कि मानव के अनुभवों का, मानव के अनुभवों का संकलन, यानी कि यहाँ पर जितने भी एक मानव विकास, यहाँ पे इसको ये शब्द और जोड़ सकते हैं कि मानव विकास का जितने भी अनुभव हैं उनको इसके अंतर्गत इतिहास के अंदर संकलित किया जाता है, उन तथ्यों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ ये समझना होता है कि जब मानव विकास के अंतर्गत केवल एक ही पक्ष नहीं होता है, उसमें सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, उसमें सांस्कृतिक पक्ष भी होता है। यानी कि तत्कालीन समय में सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी? परंपराएं क्या थी? हम जिन परंपराओं का आलोचना करते हैं तो उसका मूल क्या था, मूल स्वरूप क्या था? क्योंकि हम वर्तमान में बहुत सारे आलोचना, क्योंकि हमारी इस समय आलोचनात्मक जो है प्रवृत्ति हम अधिक पाई जाती है, तो ऐसे में हम हमारी परंपरागत जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनकी आलोचना तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मूल आधार क्या था, मूल वो सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, उसको समझना भी अनिवार्य होता है। क्योंकि जब तक हम मूल आधार को, मूल व्यवस्था को नहीं जानेंगे तो जो कुछ हमारे सामने ऊपरी बात आ जाती है, क्योंकि जब मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, तो जैसे कि प्रथम पीढ़ी ने इतनी बात बालक को समझाई है, ये प्रथम पीढ़ी है, जब दूसरी पीढ़ी इसको हस्तांतरित करेगी तो उसका दायरा कम हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज उसको यथावत याद नहीं रहेगी और वो उसमें से कुछ चीजें भूल जाएगा और उससे कम उससे हस्तांतरित होगी।
चौथी पीढ़ी उससे अधिक कम देगी, पांचवी पीढ़ी और अधिक कम देगी। अब जब ऐसे में ये पांचवी पीढ़ी जिसको कि यहाँ की मूल व्यवस्था के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो वो यहाँ से होते हुए इनकी आलोचना भी करेगा। इसीलिए एक जो वर्तमान में हम हमारी मूल सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं, उसके पीछे कारण भी यही है कि हमें हमारी मूल आधारों का हमें सही जानकारी आज भी हमारे पास नहीं है, तो इसी कारण से हम इनकी आलोचना कर लेते हैं। लेकिन जब ये सांस्कृतिक आधार जो मूल आधार हैं, इनकी सही सूचनाएं अगर प्रस्थापित होती हैं, तो बालक उन व्यवस्थाओं को समझता है, उसके प्रति उसके मन में आदर सम्मान की भावना जागृत होती है। इसीलिए इतिहास के पाठ्यक्रम के निर्माण का एक आधार सांस्कृतिक आधार भी होना चाहिए, जिससे कि हमारी वास्तविक और मूल सांस्कृतिक परंपरा और व्यवस्थाओं के बारे में बालक जान सके। अगली बात जो इसके अंदर आ जाती है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक आधार की जब बात करते हैं तो जो भी घटना घटित होती है, जैसे हमने कहा था कि राजनीतिक घटनाओं से अधिक प्रेरित होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सब कहाँ घटित होती है? समाज के अंदर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है वो? सामाजिक प्राणी है। अब इस सामाजिक प्राणी का ये तो आप मानते ही हैं, अगर ये सामाजिक प्राणी है, निश्चित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर ये सामाजिक प्राणी है तो निश्चित है कि वो समाज के अंदर ही रहकर समस्त क्रियाकलाप करेगा, समस्त गतिविधियां इसकी इस समाज के अंदर ही घटित होगी। तो यहाँ पर समाज क्या है, उसकी परंपराएं क्या है, समाज क्या है, परंपरा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, मूल ढांचा क्या है, इसका जानना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि हमारा प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्था थी या वो थी वर्ण व्यवस्था पर आधारित। इस पे आधारित थी, वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। अब धीरे धीरे चूंकि ये वर्ण व्यवस्था किस पे है? कर्म पर आधारित है। तभी जैसा कर्म करता था व्यक्ति, उस प्रकार के वर्ण के अंदर उसका वो उस वर्ण का व्यक्ति कहलाता था, चाहे वो किसी भी कुल या किसी भी जगह वो जन्म लेता है। लेकिन जैसे ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया है, लेकिन वह क्षत्रिय कार्य बहुत प्रभावी ढंग से करता है, यानी कि वो क्षत्रिय, उसमें क्षत्रिय गुण उसमें बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो निश्चित है कि इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर इसका जो माइग्रेशन होगा, वो जो होगा बोलते हैं इधर वर्ण इसका बदला जाएगा, वो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय द्रविड़ कहलाने लगेगा। यही कारण था कि धीरे धीरे जो कर्म पर आधारित थी, इस व्यवस्था को समाज के ठेकेदारों ने कह लो या कुछ प्रभावी लोगों ने कह लो कि इसे कर्म से हटाकर जन्म पर कर दिया, और जन्म व्यवस्था के आधार पर सामाजिक ढांचा बनने लगा। अर्थात कि ये इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। अर्थात कि इतिहास का जब पाठ्यक्रम निर्माण की जब बात आती है, तो उसमें सामाजिक आधार को भी ध्यान में रखा जाता है कि हमारा सामाजिक आधार कैसा था और स्वरूप किस प्रकार का था। इन आधारों को ध्यान में रखते हुए इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक गृह कार्य करना है। क्वेश्चन है, इतिहास पाठ्यक्रम के आधारों को स्पष्ट कीजिए। इतिहास पाठ्यक्रम के आधारों को स्पष्ट कीजिए, या इतिहास का पाठ्यक्रम किन आधारों को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है, आपका ये प्रश्न है। इसको आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए,
अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, और यदि निकलना पड़ रहा है तो मुंह पर मास्क लगाकर या कपड़ा बांध कर निकलें। बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।